नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की भी करेंगे अध्यक्षता। भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदला। आज सुबह ओडिशा पहुंचने की संभावना। प्रभावित इलाकों में भारी बारिश का दौर। राहत एवं बचाव के लिए टीमें मुस्तैद। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आज कर सकते हैं संयुक्त जनसभाएं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा बलों को गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले का दिया आदेश। कहा, हमास के बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन का दिया जाएगा करारा जवाब। और कैनबरा में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला। वनडे सीरीज में हार के बाद वापसी के लिए टीम इंडिया के हौसले बुलंद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे। पीएम इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। साथ ही वे ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 वैश्विक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण है। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। साथ ही ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के अग्रणी समुद्री शक्तियों में शामिल करना है। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों की भागीदारी, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक नीति, व्यापार, तकनीक और लोगों को एक साथ एक मंच पर लाती है ताकि समुद्री अर्थव्यवस्था का भविष्य तय किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति उनके समुद्री क्षेत्र के विकास और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था तटीय आंध्र प्रदेश पर कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे मोन्था के ओडिशा के तट पर पहुंचने की संभावना है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगले 6 घंटों में ओडिशा के गहरे दबाव के क्षेत्र में मोन्था के और कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोन्था कल आंध्र प्रदेश के तट से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराया था, जिसके बाद से प्रभावित इलाकों समेत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चक्रवात मोन्था के किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद है। रेलवे ने डिविजनल, जोनल और बोर्ड स्तर पर वॉर रूम सक्रिय कर दिए हैं ताकि हालात पर लगातार नजर रखी जा सके। पूर्वी तटीय डिवीजनों में आवश्यक संसाधन पहले से तैनात कर दिए गए हैं। विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और गुंटूर में टीमें अलर्ट पर हैं। ट्रेन संचालन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि यातायात में न्यूनतम व्यवधान हो। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ साथ संबंधित रेलवे अधिकारियों से भी बात की।
चक्रवाती तूफान मोन्था आज सुबह ओडिशा में दाखिल हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात मोन्था से होने वाले प्रभावों पर समीक्षा बैठक की और सभी विभागों से तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि चक्रवात मोन्था के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमारा लक्ष्य शून्य जनहानि है। 8 जिलों के 17,817 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। गर्भवती महिलाओं पर ओडिशा सरकार विशेष ध्यान दे रही है। करीब 2,198 महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा का दौरा करेंगी। अंबाला में राष्ट्रपति मुर्मू राफेल में उड़ान भरेंगी। ये किसी फाइटर जेट की उनकी दूसरी उड़ान होगी। इसके पहले 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति ने असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 2 बड़े फैसले लिए। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जो 18 महीने में अपनी सिफारिश पेश करेगी, जिसका फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली है। देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। कैबिनेट में दूसरा फैसला किसानों के हित से जुड़ा है। रबी सत्र के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। रबी सीजन 2025-26 के लिए कुल 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस रबी सीजन के लिए सब्सिडी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 करोड़ रुपए अधिक रखी गई है। कैबिनेट अप्रूव्ड अबाउट 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो, और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। डीएपी और टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइज़र के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है, जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल न बढ़े। जाहिर है, किसान हित से जुड़े इस अहम फैसले से किसानों को उचित कीमत पर खाद मिलती रहेगी। रबी सत्र की बुआई के लिए भी किसानों को खाद के लिए कोई अतिरिक्त कीमत का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर इसका बढ़ा बोझ खुद उठाने का फैसला किया है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और छठ महापर्व की समाप्ति के बाद बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा दरभंगा में होगी, जहां अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर चुनाव मैदान में है।
अमित शाह इस जनसभा में अलीनगर, गौरा बौराम, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद समस्तीपुर में होने वाली दूसरी जनसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह रोसड़ा, वारिसनगर, विभूतिपुर और केशवपुर क्षेत्रों के मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। और भाजपा नेता अमित शाह की तीसरी चुनावी रैली बेगूसराय जिले के बछवाड़ा और तेघरा विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह दरभंगा में हायाघाट, बाढ़ और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को पक्की करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां सीवान, भोजपुर और बक्सर में एनडीए के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सीवान की रघुनाथपुरा सीट को ही हो रही है। इस सीट पर एनडीए की ओर से जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आरजेडी ने सीवान की रघुनाथपुरा सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह को उम्मीदवार बनाया है, जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ प्रचार करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी बिहार में 2 जगह मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच साझा कर सकते हैं। बिहार में पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की भी झड़ी लगी हुई है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताते हुए पोस्टर जारी किया था, जिसके बाद बीजेपी ने तेजस्वी पर सवाल खड़े किए थे। इस विवाद के बाद अब तेजस्वी पर आरजेडी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं, तो कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को जननायक बताने का विवाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच प्रशांत किशोर के बिहार और बंगाल में 2-2 वोटर कार्ड होने के मामले पर चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। बिहार की चुनावी लड़ाई जननायक के मुद्दे पर गरमाई। प्रशांत किशोर के पास मिली 2 वोटर आईडी, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर नए विवाद में फंस गए हैं। उनके पास 2 वोटर आईडी मिली हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। उनका बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में भी नाम मिला है। प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में कोलकाता पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भवानीपुर विधानसभा से मतदाता हैं। यहां उनका एपिक नंबर IUI 0686683 पाया गया। उनका सीरियल नंबर 621 है और मतदान केंद्र R121B रानी शंकरी लेन स्थित सेंट हेलन स्कूल के रूप में दर्ज है। बिहार में वो सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। उनका मतदान केंद्र रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय कोनार है। कोनार प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है। मामला गरमाने के बाद चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर दिया गया है। आयोग ने प्रशांत किशोर को 3 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और धारा 18 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता है। 1 से अधिक वोटर आईडी रखना या 1 से अधिक चुनाव क्षेत्रों में वोटर आईडी रखना गैर कानूनी है। 2 वोटर आईडी रखने पर 1 वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है। कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर आईडी मिलने पर विरोधी दलों के नेताओं ने निशाना साधा है। हालांकि प्रशांत किशोर अब सफाई दे रहे हैं। ये तो अपराध हो जाता है, जब 2 आईडी हो जाए तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है। आपके खुद के जब 2-2 आईडी हैं और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, तो इस तरीके से 2-2 जगह वोटर आईडी बनाना मुझे नहीं लगता ये कहीं से उचित है। इलेक्शन कमीशन से जरा पूछिए कि हमारा जब इलेक्शन आईडी करगहर में हमारे गांव कोनार में है तो SIR चलाए थे तो हमारा नाम काहे नहीं काटे। उधर राज्य के सियासी संग्राम में जननायक का मुद्दा गरमाया है। एनडीए के नेता तो इस मुद्दे पर तेजस्वी पर सवाल उठा ही रहे थे। अब तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी सवाल उठाए हैं, तो तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी इसे खारिज किया है। जननायक
बनने में उनको समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको समझा रहे हैं। जिस तरह का अहंकार, और राजा का बेटा राजा बनेगा, नेहरू परिवार है तो राहुल गांधी नेता बनेंगे, लालू यादव का परिवार है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रजातंत्र में कहां परिभाषा है? आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रचार का काम भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रैली करके तेजस्वी पर हमला बोला। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों के राज्य में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। एनडीए की ओर से पीएम मोदी भी अगले कुछ दिन में राज्य में रैलियां करने वाले हैं। साथ ही अमित शाह और तमाम बीजेपी राज्यों के सीएम धुआंधार प्रचार शुरू करने वाले हैं। महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रैलियां प्रस्तावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ब्रसेल्स दौरे के साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर बातचीत अब अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक से मुलाकात की और व्यापक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते को लेकर लंबित मुद्दे अब काफी हद तक सुलझ चुके हैं। I believe the ongoing India-EU FTA negotiations has given us an opportunity to really create the framework which will help us in the long run bring our two economies closer together, integrate them into a relationship which will be a win-win for European Union and for India. और भारतीय नौसेना 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करेगी। यह आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित शांगुमुखम समुद्र तट पर होगा। इसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में नौसेना के युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और कमांडो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही एजीमाला नौसेना अकादमी की टीमें स्कूली और कॉलेज में कार्यशालाएं भी आयोजित करेंगी। नौसेना दिवस के इस विशेष कार्यक्रम के सिलसिले में डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने दिल्ली में भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता में नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोपती से खास बातचीत की। ये IPRD का 7वां संस्करण है और मेरे साथ है नेवी के डिप्टी चीफ। आइए हमसे बात करते हैं और जानते हैं। एडमिरल तरुण सोपती, सबसे पहले बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पे। नेवी चीफ ने बात की कि काफ़ी नए चैलेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, खास तौर से क्या कहेंगे आप? इंडो पैसिफिक रीजन तो एक बहुत अहम रीजन है, बहुत ही वास्ट रीजन है। मैं कहता हूँ कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकाज तक इस एरिया में ट्रेड फ्लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ख़ास करके भारत के लिए, पर बाकी देशों के लिए भी। जैसे भारत के लिए 90% ट्रेड बाय सी चलता है
इस एरिया को सिक्योर रखना सारी नेवीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई चैलेंजेस हैं, ह्यूमन सर्च एंड रेस्क्यू, जहाज़ में अगर कुछ तकलीफ़ आ जाए और सर्च एंड रेस्क्यू करना पड़े, तो कई चैलेंजेस रहते हैं एट सी, और इन चैलेंजेस को मीट करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी नौसेना ने कोरिया के साथ एक बायलैटरल किया, तो कोरिया में ऐसी क्या खास बात है जो भारतीय नेवी उससे फ़ायदा भी ले सकती है? इन कंट्रीज़ के साथ हम लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। साउथ कोरिया एक बहुत डेवलप्ड नेवी है, डेवलप्ड कंट्री भी है, और हमें लगा कि जब इस एरिया में हम डिप्लॉय करते हैं और इनके साथ हम कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो साउथ कोरिया को भी लगा कि इंडियन नेवी के साथ ऑपरेट करना चाहिए। इसीलिए फाइनली हमने एग्रीमेंट करी और अभी हमने पहला बायलैटरल एक्सरसाइज किया है। इंडियन नेवी को फ़ायदा ये लगता है कि एडवांस शिप बिल्डिंग टेक्निक्स अगर आएंगी तो हमारे शिपयार्ड और मैच्योर होंगे और इंडियन नेवी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आज की तारीख में तकरीबन 55 से 60 जहाज़ जो बन रहे हैं इंडियन नेवी के लिए, वो सब इंडियन शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। तो आपने सुना एडमिरल सोपती को, इन्होंने कहा कि भारत तमाम देशों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और भारतीय नेवी का, नौसेना का पूरा प्लान है कि 2047 तक वो डेवलप्ड नेवी बन जाए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारतीय वायुसेना 2 नवंबर को सेको IAF मैराथन यानी कि SIM 2025 का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन फिटनेस, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को एक साथ जोड़ने का प्रतीक होगा। मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से किया जाएगा और देश भर के 60 वायुसेना स्टेशनों पर एक साथ इसका आयोजन होगा। ये मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो के समर्पित है, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय दिया था और उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। SIF 25 भारतीय वायुसेना के मूल्यों, साहस, अनुशासन और एकता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस और मानसिक दृढ़ता की संस्कृति अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस बार का थीम है रन विद प्राइड, सोर विद स्पिरिट। इस केवल एक खेल आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि वायु योद्धाओं की अदम्य भावना और राष्ट्र के स्वास्थ्य और शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता का उत्सव मनाने वाले एक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। साइप्रस गणराज्य के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो 31 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। वे सप्रो हाउस में 55वां सप्रो हाउस व्याख्यान देंगे। इसके साथ ही आज वे गांधी स्मृति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को इजराइल रक्षा बलों IDF को गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया है। इसे इजराइल ने हमास द्वारा बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में किया जाना बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान, और एक बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू ने पीस डील के कथित उल्लंघनों पर इजराइल की प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाने के बाद ये निर्देश दिया है। और ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज गुवाहाटी में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 4 बार की विश्व चैंपियन है। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेगी, क्योंकि टीम ने गुवाहाटी में ही अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 विकेट से हरा दिया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम को अगर इंग्लैंड के सामने चुनौती पेश करनी है तो टीम के बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को भले ही 2-1 से जीता हो, लेकिन अब लड़ाई T20 की है। दोनों देशों के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा में खेला जाएगा। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इसके साथ ही कंगारू टीम के खिलाफ भारतीय टीम का T20 रिकॉर्ड भी बेहद दमदार है। तो आइए जानते हैं इन दोनों टीमों के बीच T20 में किसका पलड़ा रहा भारी। आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। फिलहाल मुझे यहीं अनुमति दीजिए, लेकिन आप DD न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2007 में अब तक कुल 32 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 20 T20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 11 ही T20 मैच जीत सकी। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा। दोनों देश 22 सितंबर 2007 को पहली बार T20 क्रिकेट में आमने सामने आए थे। डरबन में खेले गए विश्व कप के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन की जीत दर्ज की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2007 को भारत ने एक बार फिर इस टीम के खिलाफ T20 मुकाबला अपने नाम किया। इस बार जीत का अंतर 7 विकेट था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 फरवरी 2008 को टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार T20 मैच अपने नाम किया। इस मुकाबले में भारत को 9 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यहां से ऑस्ट्रेलिया ने मई 2010 और फरवरी 2012 में T20 मुकाबले अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। 3 फरवरी 2012 को मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने उसी साल 28 सितंबर को इस हार का बदला 9 विकेट की जीत के साथ लिया। 10 अक्टूबर 2013 से 7 अक्टूबर 2017 तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सभी 7 T20 मैच अपने नाम किए। आखिरकार 10 अक्टूबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मैच जीतकर इस हार के क्रम को तोड़ा। नवंबर 2018 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जो 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुई। एक मैच बेनतीजा रहा। साल 2019 से 2020 के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 T20 मुकाबले खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच अपने नाम किए, जबकि भारत ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की। सितंबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की घरेलू T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। साल 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 4 मैच जीते। 24 जून 2024 को विश्व कप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन से जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भी जीत के इतिहास को बरकरार रख पाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।